नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए हम पेड क्विज देख रहे हैं, लगातार कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे अगला वीडियो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। दो स्टेटमेंट है मगध और मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो देखिए, मगध रीजन जो आप पढ़ते हैं, है ना, तो उसके विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे होते तो सही होता, दूसरे को हम गलत चूज करेंगे। इसको यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। कौन सा कथन इसमें सही है फिर से, तो मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंगा वॉर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तत्पश्चात हृदय परिवर्तन होता है इनका, अशोक का। और दूसरा है मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, ये भी ठीक है, दोनों को चुनेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मौर्य इतिहास से संबंधित साहित्यिक स्रोत हैं। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, तो जैसे हम सोर्सेज की बात करें तो कुछ लिटरेरी सोर्स हैं, है ना, साहित्यिक स्रोत। उसके अलावा जो कुछ पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख ले लीजिए, है ना। तो अब इसमें अगर हम लिटरेरी वाले में देखते हैं तो मुद्रा राक्षस जो लिखी गई विशाखदत्त के द्वारा, है ना, और फिर जैसे विष्णु पुराण है, अर्थशास्त्र इनका कौटिल्य का, मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, ये सब क्या है, मौर्य डायनेस्टी के साहित्यिक स्रोत हैं, है ना। इनकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें से मिलती है। तो सभी सही हैं, डी विकल्प को चुन लेंगे। अगला है कि मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख जिसका नाम है सौगौराभिलेख, है ना, जो ताम्रपत्र पर है, तो किस शहर में स्थित है ये बताना है। तो इस सौगौरा लेख के बारे में आप देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक, विकल्प ए। आगे देखिए कौन सा कथन गलत है। ये गलत सही वाला प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। महास्थान पाषाण लेख नेपाल के बोगरा जिले से प्राप्त हुआ था। तो मौर्य ये वंश से संबंधित एक पाषाण लेख है महास्थान, जो कि अराउंड 1931 एडी में बांग्लादेश जो वर्तमान का है ना, वहाँ से प्राप्त हुआ था। नेपाल गलत है, इसमें बोगरा जिला जो है यहाँ से इसको प्राप्त किया गया शिलालेख है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि यह पाषाण लेख अन्नागार का उल्लेख करता है। तो मौर्यकालीन ग्रेनरी यानी कि अन्नागार के संबंध में जो कुछ डिटेल्स है इसमें मेंशन है महास्थान पाषाण लेख में। तो दूसरा हमारा सही है, पहला गलत हो जाएगा। अब ये कुछ एंशिएंट टेक्स्ट हैं और उसके लेखक का नाम लिखा है, तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए महाभाष्य जो है ये गलत है, पतंजलि की कृति है महाभाष्य, है ना। कपिल गलत दिया हुआ है, बाकी के तीन विकल्प अभी हमने ऊपर भी कुछ देखे थे और यहाँ पे भी लिखे हैं, इसको आप देख लीजिए। अब यहाँ देखें कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है। तो मौर्य काल के कुछ ये ऑफिसर्स के नाम और संबंधित विभाग का नाम लिखा है, जो कि कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया उसमें वर्णन किया गया है इसका। ठीक, जहाँ पे इन डिपार्टमेंट्स जो जैसे पुरोहित या मतलब ये पद का नाम जो है इनको तीर्थ कहा जाता था, ये शब्द भी ध्यान रखिएगा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि इसको मौर्य काल में इंडिका नहीं, ये अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, उसमें क्या कहा जाता था। तो तीर्थ और तीर्थ का अर्थ वही यहाँ पे सूची है। तो देखते हैं हम आगे। तीन तो शुरू के ठीक हैं। जो डी विकल्प में लिखा है पौर, उसके लिए है नगर रक्षा का अध्यक्ष। तो इसके लिए जो तीर्थ है यानी कि व्यक्ति कह लीजिए, इसका नाम था नायक। ठीक, अगर पौर की बात करें तो जो नगर का कोतवाल होता था, है ना, उसको कहा जाता था पौर। तो ये गलत है, बाकी के विकल्प ठीक हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, और तो वही तीर्थ और उसके अर्थ वाली सूची है, देख लेते हैं। तो इसमें गलत हो जाएगा सी विकल्प। यहाँ पे कर्मांतिक जो है ये गलत है। गलत क्यों है आपको बताते हैं। कर्मांतिक का कार्य जो है ये उससे संबंधित था, उद्योग एवं कारखाने का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे। ये दुर्ग के रक्षक यानी कि जो यहाँ पे किले वगैरह की रक्षा करते थे उसको दुर्गपाल बोलते थे। ठीक, तो ये गलत है, बाकी के विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिएगा।
अब देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो मौर्य काल में राजधानी जो है पाटलिपुत्र में थी, ये ठीक है। दूसरा है कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौर्य साम्राज्य को 8 प्रमुख भागों में बांटा गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा कि सिर्फ 4 भागों में बांटा गया था, है ना, दूसरा गलत है। आगे देखें कौन सा कथन फिर से सही है। तो मौर्य साम्राज्य जो भी हमने बात की कि 4 प्रमुख भागों में बांटा गया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, है ना। तो पूर्वी क्षेत्र की राजधानी इनकी तौसाली थी और उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला थी। ये दोनों कथन हमारे ठीक हैं। पश्चिमी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है उज्जैन में थी, और दक्षिणी की बात करें तो ये जो है सुवर्णगिरी। तो ये चारों का नाम ध्यान रखिएगा। अब फिर से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो वही तीर्थ वाले और उसके अर्थ के संबंध में सूची है। तो दंडपाल, नायक और सन्निधाता तीनों ठीक हैं। इन्हें देख लें डिटेल में। हम यहाँ पे डी विकल्प को चुनेंगे। कौन सा कथन सही है यहाँ पे अब देखना है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है इसका पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो एक सूची होती है ये वरीयता क्रम की, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो उसमें सबसे पहला सूची पे होते हैं भारत के प्रधान, ये राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, और सेकंड पे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति का पद है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी ही तर्ज पर बनाया गया है। हमने वहाँ से सिस्टम को अडॉप्ट किया है। कमला हैरिस वहाँ पे आपको पता होगा जो है वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इंडिया में कौन है, तो ये जगदीप धनखड़। आगे देखें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, है ना, निर्वाचित होते हैं, जो नॉमिनेटेड नहीं होते, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं, दोनों हाउसेस के, जो उनके निर्वाचन में इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये प्रावधान है अनुच्छेद 66 सब क्लॉज 1 में। कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद संविधान के दिए हुए हैं। तो इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 66 में है ना। 65 गलत हो जाएगा। 65 की बात करें तो अगर इमरजेंसी में मान लीजिए ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगर जो है खाली हो जाता है ना, तो उसके संबंध में कुछ प्रावधान इस पे हैं, इसको देख लीजिएगा। आगे देखें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आपको पता है कि अगर प्रेसिडेंट मान लीजिए अपने ऑफिस में उपस्थित नहीं है या किसी कारण से अपनी ड्यूटीज को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे, है ना, उन चीज़ों को कैरी आउट करते हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन जो है उसी के संबंध में यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको दिया गया था। ये प्रावधान आर्टिकल 70 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामलों का प्रावधान किया गया है। तो उनके इलेक्शन से संबंधित कोई मामला हो उपराष्ट्रपति के, या फिर कोई डिस्प्यूट रिलेटेड मैटर हो मान लीजिए, तो ये सब के प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 71 में। आगे देखें उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 में जो आई उसका उद्देश्य क्या था ये बताना है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा 2013 में हमारी जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी है स्टेट की उसको लाया गया। तो यहाँ 3 ही स्टेटमेंट हैं, तीनों ही ठीक हैं। 5.1% की जो वृद्धि दर थी इसको प्राप्त करना लक्ष्य था, नेचुरल बैलेंस ठीक हो और इको फ्रेंडली खेती, है ना, इन्वायरमेंट से ताकि उसको हार्म ना पहुँचे। तीनों ही हैं, इसको डिटेल में आपको देखने की जरूरत है, इसको देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब जारी किया गया ये बताना है। लैंड रिफॉर्म एक्ट की बात हो रही है, इसको लाया गया था 1952 1 जुलाई। हाल ही में प्रकाशित की गई एक पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी, जो कि राम बहादुर राय के लेखक हैं, इनके द्वारा लिखी गई है। नाम भी ये ध्यान रखिएगा। इसका विमोचन किसने किया, तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते होंगे, नेपाल में स्थित है। तो उस पे पहली चढ़ाई जो की गई वर्ष 1953 में 2 लोग थे, एक न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे और दूसरे नेपाल के ही थे तेंजिंग शेरपा, है ना। ये 2 लोगों ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो यहाँ पे नेपाल सरकार के द्वारा 2008 में, है ना, इस वर्ष को भी ध्यान रखिए। तो ये जो है उनकी फाइनल जो
ये मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की तिथि थी 29 मई, है ना, 1953 थी। तो इसी डेट को यहाँ पे 2008 में नेपाल की सरकार ने माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में, है ना, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखें कौन सा युग्म फिर से सुमेलित नहीं है। तो कुछ दिवस लिखे हैं और कब मनाए जाते हैं वो उनकी सूची है। तो गलत है इसमें मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है महिलाओं से संबंधित, तो उसमें हाइजीन मेंटेन करना एक प्रॉपर जो ज़रूरत होती है, तो उसके संबंध में अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 2014 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 28 मई को, है ना। तो ये पेयर हमारा गलत है, बाकी के विकल्प ठीक है, नहीं देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार किस वर्ष में मनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो प्रतिवर्ष 21 जून को, है ना, योगा डे मनाते हैं, इंटरनेशनल योगा डे। तो इसको शुरू किया गया था पहली बार 2015 में। 2022 में हमने मनाया, जो इसका थीम भी था योगा फॉर ह्यूमैनिटी, इसको याद रख सकते हैं आप। इसमें कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कुछ जल विद्युत परियोजनाएं हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, और नदी जो है उसकी सूची है। तो इसमें गलत हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो शीतला जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है, जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो हरदुआगंज तापीय परियोजना 1942 में जिसका कंस्ट्रक्शन किया गया, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है। तो इसका किस देश के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें सपोर्ट दिया गया था रशिया के द्वारा, है ना, तत्कालीन जो यूएसएसआर है कह लीजिए, और इसके संबंध से इसको एस्टैब्लिश किया गया। और कहाँ पे है ये, अलीगढ़ में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है किस कारण से रिक्त हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो तो रिजाइन कर दें, या उनको उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, है ना, तीनों ही करेक्ट हैं। आगे देखिए कौन सा कथन सही है, फिर से इसमें बताना है। तो एनवायरनमेंट और इकोलॉजी जब आप पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में आपने पढ़ा हो, तो उसी संबंध में जैव विविधता हॉटस्पॉट, है ना, एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र है जिस पर हर समय विनाश का खतरा बना रहता है, क्योंकि काफ़ी जो है वल्नरेबल होते हैं, और कई सारी डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे ये खतरा इस तरीके का होता है स्पीशीज के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मॉयर्स ने किया था, ठीक है। ये कथन भी ठीक है, ये पूछा गया है पहले भी, तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 1988 में, ठीक। दोनों कथन ठीक हो जाएंगे। आगे देखें, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल कितने मान्यता प्राप्त जैविक विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं। तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं उसमें मोर देन 1500 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो और कहीं ना मिले, है ना, वहीं पाई जाती हों, स्थानिक हो, ऐसे एरियाज को आप डिजिग्नेट करवा, मतलब किए गए हैं ऐसे एरियाज हॉटस्पॉट के रूप में। और उसमें से मोर देन 70% के आसपास जो वनस्पति है वो इंडेंजर्ड हो, है ना, उस पर लॉस का खतरा हो। तो ऐसे कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कुल हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इनकी संख्या कुल है 36, है ना। इंडिया में जैसे आप देखते हैं ना, हिमालय का रीजन जो है, इंडो बर्मा रीजन को मानते हैं हॉटस्पॉट, 4 है मेनली, और इधर वेस्टर्न घाट का रीजन, और ये सुंडालैंड का रीजन जो अंडमान निकोबार ये सब आइलैंड वाला जो कुछ क्षेत्र है ना, तो ये 4 हॉटस्पॉट इंडिया में भी है। देखिए अभी आपको बताया था ये 4 चीज़ें, तो उसमें से 3 यहाँ लिखे हैं, कौन से भारत के हैं, तो तीनों सही हो जाएंगे। भारत की जनसंख्या के संबंध में पहले भी हमने कई सारे क्वेश्चंस और फैक्ट कवर किए हैं। सेंसस चूंकि नया हुआ नहीं है, पुराने आंकड़े ही एकदम रट जाइए, वही अभी भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। और हर बार पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पूछा ना जाए। तो उसी क्रम में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की कितनी थी, तो 2001 में जो है जो 324 थी, उससे बढ़कर के 382 हो गई, ठीक, 2011 में। इसमें सेक्स रेशियो है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना। बाल लिंगानुपात कितना था, तो ये 2011 के सेंसस में 919। ये सब आंकड़े हैं, इसको बस ऐसे याद कर लीजिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर जो शीर्ष के 5 राज्य हैं उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो हालांकि यहाँ 4 ऑप्शन ही है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में थी, है ना, लगभग 19.98 करोड़, ठीक। उसके बाद महाराष्ट्र था, फिर जो है तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल, 5वें पे आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे केरला जो है ये ऑड हो जाएगा।
जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यूटी के मामले में लगभग 1.67 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन उस समय रिकॉग्नाइज की गई थी दिल्ली में, विकल्प 1। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 5 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? तो जो डिकेडल ग्रोथ होती है, जैसे ये आंकड़ा था इसका डिकेडल ग्रोथ का 2011 के सेंसस में 17.7% है ना। तो अभी स्टेट के लेवल पे देखें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई मेघालय में, है ना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर मणिपुर था, है ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर, उस समय चूंकि स्टेट था ना ये, तो गोवा यहाँ पे नहीं होगा। अब देखें कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज करने वाले जो 5 राज्य थे उसमें से कौन नहीं शामिल है इसमें। तो सबसे जो कम दर्ज की गई थी वो टॉप पे था नागालैंड, उसके बाद केरला, फिर जो है गोवा था, उसके बाद आंध्र प्रदेश और फिर सिक्किम। तो मणिपुर यहाँ जो है टॉप 5 में नहीं है। अब किस राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है इस 2011 के सेंसस में था? तो राज्य के स्तर पे देखेंगे सबसे ज़्यादा जो चाइल्ड सेक्स रेशियो था ये था 972 अरुणाचल प्रदेश का, विकल्प ए। सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये बताना है। तो पोर्ट ब्लेयर में इसकी स्थिति है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका इज्जत नगर है ना, बरेली। अब इसमें फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, लोकेशन कहाँ पे है देख लेते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट तिरुवनंतपुरम में नहीं है, ये आपका राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश में। बाकी के 2 ठीक है, इनको देख लीजिए। आगे है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, है ना। कॉटन वगैरह कहाँ पे ज़्यादा उत्पादित होता है? वेस्टर्न एरिया में इंडिया के, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित होगा? महाराष्ट्र में है ना, मुंबई में है, विकल्प बी जो है ये करेक्ट होगा। अब सेंसस 2011 के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता जो थी न्यूनतम थी? तो सबसे लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी थी यहाँ पे आपका बिहार में। संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम है पूर्व संप्रति एक्स, है ना, 10वां एडिशन है कह लीजिए। तो इसका आयोजन कहाँ पे किन देशों के बीच हुआ ये बताना है। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हुआ, बांग्लादेश में, है ना, जून 2022 में। अभी हॉटस्पॉट के संदर्भ में हमने देखा था सुंडालैंड का नाम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किन देशों के कुछ क्षेत्र जो हैं वो शामिल हैं? तो कलेक्टिवली इधर अंडमान निकोबार के रीजन इंडिया के, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, है ना, ये सभी देश चूंकि जो है इसी रीजन के हैं, तो सबके एरिया शामिल हैं। विकल्प हम डी को चुनेंगे, 1 2 3 4 ऑल। सुंडालैंड का ही भाग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आपको ये बात पता चल गई होगी, तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। इसमें है भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात हो रही है। किस वर्ष में पारित किया था? तो 1972। भारत के किस राज्य को वनस्पति जो है शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है ना, पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट्स? तो यह है सिक्किम, विकल्प सी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो है वो कितनी थी? तो अब यहाँ पे खैर जैसे आपको मिलेगा कई जगह डेटा लिखा हुआ 74.4% है ना, 74.04% है, हाँ ठीक। तो अब यहाँ पे चूंकि क्लोजेस्ट क्या है 73% हमें विकल्प में मिल रहा है, तो इसको ही चुनेंगे। अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं टॉप के, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? तो 3 जो है लक्षद्वीप इसमें नहीं होगा, पुदुचेरी, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, है ना, ये हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, है ना, फिश प्रोटेक्शन और इस तरीके की चीजों से संबंधित ये संस्थान कोचीन, केरल में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर्स। तो जूट का प्रोडक्शन आप देखते हैं इधर ईस्टर्न रीजन में आपके वेस्ट बंगाल वगैरह में काफ़ी होता है, तो ये यहीं पे स्थित है। 1953 में इसको स्टैब्लिश किया गया था बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में, विकल्प बी, ठीक। तो यहीं तक रखेंगे आज की इस वीडियो में, सारे क्वेश्चंस देख लें आप, संबंधित फैक्ट्स को अपने नोट्स वगैरह में से कवर करते चलें, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।